नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट जिंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी दंश। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों कहानी दंश। चाय बन गई है, आप कहाँ जा रहे हैं? मुकुल बाबू की पत्नी शीला ने कहा। मैं 10 मिनट में बगीचे से घूम कर आता हूँ। ओह, आपकी आदत नहीं छूटेगी। मुझे अकेले चाय पीने में अच्छा नहीं लगता, कहते हुए शीला ने चाय छानकर केतली में डाल दी। बगीचे में टहलते हुए मुकुल बाबू की नज़र मंगरू पर पड़ गई। क्या हाल है मंगरू? जी साहब, ठीक हूँ। आप शहर से कब आए? मैं तो कल ही शाम में पहुँच गया था। मेम साहब भी आई हैं क्या? हाँ मंगरू, मैं अकेले कभी आता हूँ क्या? मंगरू से बातें करते करते मुकुल बाबू आहर पर पहुंच गए। आहर पर ही गोरिया टोला था। मंगरू का घर गोरिया टोला में ही था। उसने मुकुल बाबू से चाय पीने के लिए अनुरोध किया। साहब, भैंस के दूध की चाय है, डरते हुए मंगरू ने मुकुल बाबू को बताया। अरे कोई बात नहीं मंगरू, चलेगा। साहब, आप लोग तो गाय का ही दूध पसंद करते हैं, इसलिए हमने बता दिया। मंगरू का बेटा महेश हाथ में लट्टू लेकर दौड़ता हुआ आया। फिर मुकुल बाबू को देखकर झेंपते हुए घर में छिप गया। यह छोटा बच्चा कौन है? मुकुल बाबू ने मंगरू से पूछा। मेरा बेटा है साहब। तुम्हारा बेटा? कब पैदा हुआ? साहब क्या बताऊं, शादी के 10 साल तक तो ऐसे ही गुजर गया। फिर घरवाली के इच्छा अनुसार डॉक्टर, वैद्य, ओझा गुनी सबके पास दौड़ा, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद नहीं। मैंने तो मान ही लिया था कि मेरे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। लेकिन एक दिन अचानक घरवाली के पेट में दर्द होने लगा। दर्द बर्दाश्त नहीं होने पर मैंने रुपये का इंतजाम किया और शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि इसे जनानी डॉक्टर से दिखाओ। आनन फानन में मैं जनानी डॉक्टर के यहाँ ले गया। पेट का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन खुशखबरी मिली कि मेरी घरवाली के पैर भारी हैं। मैं तो मारे खुशी से उछल गया। फिर भगवान की कृपा से यही बचुआ पैदा हुआ। लल्ला कितने साल का है मंगरू? यही कोई 7-8 साल का होगा। यह तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई मंगरू। फिर मंगरू ने महेश को बुलाया। महेश बेटवा, इधर आओ, साहब का पैर छूकर आशीर्वाद ले। महेश मुकुल बाबू के सामने आने में शर्मा रहा था, इसलिए वह कोने में मुंह छिपाकर खड़ा था। मंगरू की पत्नी ने महेश को जबरदस्ती घर से बाहर निकालते हुए कहा, ये साहब हैं, इनका पैर छुओ। फिर माँ के आंचल से अपना मुंह छिपाकर लजाते हुए महेश ने मुकुल बाबू का पैर छुआ। जीते रहो बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ो, तब तू भी एक दिन साहब बन जाएगा। ऐसा कैसे होगा साहब? मंगरू ने असमर्थता जताते हुए कहा। क्यों नहीं होगा मंगरू? साहब, हम गरीबन के पास इतने पैसे कहाँ कि शहर जाकर बचुआ को पढ़ा सकेंगे। अच्छा ठीक है, सुन, तो इस बार मेरे साथ शहर चलो, तेरा इंतजाम मैं करवा दूंगा। मैं दिल्ली की जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ कपड़े धोने वाले नहीं हैं। क्या यह काम तू करेगा? हाँ साहब, बचुआ को पढ़ाने के लिए जो कहिएगा सो करूँगा। मुकुल बाबू का दोनों बेटा विदेश में रहता था। कभी कभार साल 2 साल पर दोनों बच्चे माँ बाप से मिलने इंडिया चले जाते थे। बच्चों के जिद पर रिटायर होने के बाद मुकुल बाबू का रहना दिल्ली में ही हो रहा था। मन बहलाने के ख्याल से कभी कभी गांव भी चले जाते थे, लेकिन गांव पर ज़्यादा दिन नहीं रह पाते थे, क्योंकि वे जिस सोसाइटी में रहते थे उसके सेक्रेटरी वे थे। सेक्रेटरी होने के नाते सोसाइटी की मीटिंग में उनकी उपस्थिति जरूरी हो जाती थी। गांव से लौटकर आने के बाद मुकुल बाबू ने सोसाइटी में एक मीटिंग रखी। निर्धारित समय पर मीटिंग हुई। मीटिंग का मुख्य विषय था सोसाइटी में एक धोबी रखने का। सर्वसम्मति से यह बात पास हो गई कि सोसाइटी में एक धोबी रहेगा और उसके रहने के लिए सर्वेंट फ्लैट अलॉट होगा। अब मंगरू परिवार के साथ गांव से शहर आ गया। सोसाइटी के सारे लोगों का कपड़ा धोना, प्रेस करना आदि मंगरू अपनी पत्नी के साथ मिलकर करने लगा। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। फिर एक दिन मुकुल बाबू ने महेश का नामांकन शहर के नामी स्कूल में करवा दिया।
उस स्कूल में गार्जियन के इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर नामांकन होता था, इसलिए मुकुल बाबू ने गार्जियन में अपना नाम लिखवा दिया। मंगरू इस एहसान को भूलता नहीं था। समय समय पर मुकुल बाबू को जब भी कोई काम पड़ता, मंगरू और उसकी पत्नी तत्परता से उनका साथ देते थे। महेश भी अब सोसाइटी के बच्चों के साथ खेलने लगा था। स्कूल आते जाते अब वह काफ़ी निडर हो गया था। पहले की तरह ना तो वह किसी से झेपता था और ना ही उसके मन में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स था। पढ़ने लिखने की ओर ही उसका सदैव ध्यान रहता था। सोसाइटी से महेश के साथ एक और लड़का अमित उसी स्कूल में पढ़ता था। अमित के पिताजी डीएनसी बहुत बड़े उच्चाधिकारी थे। एक ही सोसाइटी से साथ साथ स्कूल आने जाने के कारण महेश और अमित में दोस्ती हो गई थी। दोनों के रहन सहन में फर्क तो था ही, पढ़ने लिखने में भी फर्क था। महेश पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज था। वह हमेशा क्लास में प्रथम होता था। धीरे धीरे सोसाइटी के लोग भी महेश की प्रतिभा के बारे में जानने लगे थे। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन तक की सभी परीक्षाओं में महेश प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता चला गया। माँ बाप की उम्मीदें बढ़ने लगी। मंगरू और उसकी पत्नी जी तोड़ परिश्रम करके अपने बच्चे को पढ़ाने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी कभार मुकुल बाबू भी आर्थिक मदद कर दिया करते थे। उच्च अधिकारी डीएनसी का बेटा अमित ग्रेजुएशन करके बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके पास एक से एक कंपटीशन की तैयारी के लिए किताबें थी, मैगजीन थी तथा इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध थी। मुकुल बाबू घूमते घूमते एक दिन मंगरू के दरवाजे पर गए। महेश अपने पिताजी के साथ कपड़े पर प्रेस कर रहा था। मुकुल बाबू को देखकर मंगरू दौड़कर उनके पास आ गया। महेश भी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। खुश रहो महेश, अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अंकल जी, अभी तो मैं बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी में लगा हूँ। अच्छी बात है बेटा, मन लगाकर तैयारी करो, भगवान तेरी मदद जरूर करेंगे। तू तो अपने सोसाइटी के बच्चों में हमेशा अव्वल होते रहे हो। तू बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। आप सबन के आशीर्वाद और दया बनल रहेगा तो बबुआ जरूर कुछ करेगा, मंगरू ने कहा। परसों होली थी। सब लोग अपने नए नए परिधानों की तैयारी में लगे थे। कुछ लोग अपने पिछले साल का ही कुर्ता पायजामा प्रेस करवा रहे थे। मंगरू और उसकी पत्नी झटपट कपड़े पर प्रेस करके रखते जा रहे थे तो महेश उन कपड़ों को घर घर पहुंचा रहा था। मुकुल बाबू के यहाँ से कपड़े देकर महेश जैसे ही लौट रहा था कि मुकुल बाबू ने महेश को रोक लिया। महेश, आज तो बीपीएससी का रिजल्ट नेट पर जारी कर दिया गया, तुम्हारा चयन हुआ या नहीं? अंकल जी, मेरे पास नेट वाला मोबाइल नहीं है और साइबर कैफे अभी खुला ही नहीं। लो, मेरे मोबाइल में नेट की सुविधा है, अपना रोल नंबर डालकर पता कर ले। कहते हुए मुकुल बाबू ने अपना मोबाइल महेश को दे दिया। महेश को अपना रोल नंबर याद था, सो तुरंत उसने नेट पर अपना रिजल्ट देख लिया। रिजल्ट देखकर महेश खुशी से उछल पड़ा। अंकल जी, मेरा नाम तो टॉप 10 में ही है। महेश से ज़्यादा खुशी तो मुकुल बाबू को हो रही थी। उन्होंने जिस तरह मंगरू को आश्वस्त करके गांव से शहर लाया था, आज वह सपना पूरा होते देख वे एकदम आत्मविभोर हो रहे थे। इस बात की चर्चा पूरी सोसाइटी में हो गई कि कपड़े धोने वाले मंगरू का बेटा बीपीएससी कंप्लीट कर गया। सब लोग महेश को बधाई दे रहे थे। लोग अपने अपने घरों में महेश की ही चर्चा कर रहे थे, अपने बच्चों को महेश से सीख लेने के लिए बता रहे थे। उधर डीएन सिंह के बेटे का सिलेक्शन नहीं होने के कारण घर में उदासी का माहौल था। अमित भीतर ही भीतर कुढ़ रहा था। रिजल्ट के बाद महेश नए नए सपने देखने लगा। अब तो एक दिन मैं भी साहब बनकर अपने चैम्बर में बैठूंगा। मेरे पीछे कितने अर्दली होंगे, मेरे पास भी कार, बंगले, नौकर चाकर होगा। अब मैं अपने माँ बाबूजी को कपड़े नहीं धोने दूंगा। इन लोगों ने दिन रात परिश्रम करके मुझे आगे बढ़ाया है, अब चैन की नींद सोएंगे। इधर बीपीएससी ऑफिस ने चयन सूची विभाग को भेज दिया था। जिस विभाग में चयन सूची भेजा गया था उसी विभाग में अमित के पिताजी उच्चाधिकारी थे। उन्होंने एक जांच कमेटी गठित करके पैनल को रिव्यू में डाल दिया। उनका आरोप था कि चयन सूची बनाते समय काफ़ी लेन देन हुआ है, इसलिए फिर से इसकी जांच की जाए। दूसरे दिन यह खबर अखबार के मुख पृष्ठ पर आ गई। यह खबर पढ़कर महेश उदास हो गया। वह भीतर ही भीतर बिलखने लगा। बेटे को उदास देखकर मंगरू ने पूछा, क्या हुआ बेटा?
ऐसे क्यों उदास हो गए? कुछ नहीं बाबूजी, अब हमारे सपने साकार नहीं हो सकते। क्यों? क्या हुआ? मंगरू ने महेश के पास बैठते हुए कहा। क्या बताऊं बाबूजी, हम गरीबों को बड़े लोग सताने के लिए नई नई तरकीब सोचते रहते हैं। अब तो चयन सूची की जांच होगी, फिर कब रिपोर्ट आएगी, किसका नाम कटेगा, किसका रह जाएगा। पैसे का खेल चलेगा बाबूजी। हम लोग क्या कर सकते हैं? लगभग 3 महीने बाद महेश विभाग में ज्वाइनिंग के बारे में पता करने गया। कुर्सी पर बैठे अमित के पिताजी जो उच्चाधिकारी थे, महेश पर नजर पड़ गई। उन्हें देखकर महेश के मन में आशा की किरणें जगी। वह तेजी से उनके पास चला गया, फिर पैर छूकर प्रणाम किया। अंकल जी, आप तो विभाग के सर्वे सर्वा हैं, क्या हुआ चयन सूची का? कितना समय और लगेगा? कुछ महीने और लगेंगे, उच्चाधिकारी ने सिर झुकाए गंभीर होकर कहा। उच्चाधिकारी के रूखे व्यवहार से महेश खामोश हो गया, लेकिन आरत के चित रहे न चेतु। महेश ने फिर एक बार प्रश्न किया। अंकल जी, लगभग कितने महीने और लगेंगे? साल, 2 साल भी लग सकता है। ज्यादा संभावना है कि चयन सूची रद्द ही हो जाएगा। यह सुनकर महेश के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि अमित का सिलेक्शन नहीं होने के कारण यह सब तमाशा हो रहा है। अमित के पिताजी उच्चाधिकारी हैं, विभाग के सर्वे सर्वा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। महेश के सपने चूर चूर हो गए। वह गरीबी के दंश से उबर न सका। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।